दी जा रही है। आई चलते सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें बहुत सारे निर्णय जो देश में प्रभावशाली रहेंगे, हमारे महिलाओं के लिए तोहफा के रूप में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उत्साह प्रमाण करेंगे और साथ ही साथ देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग वर्गों के लिए ये निर्णय बहुत ही लाभदायी साबित होंगे। आज प्रमुखतः 6 विषयों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। सबसे पहले तो कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। और इसके कारण जो हमारी माता बहनों ने अब लगभग देश भर में एलपीजी सिलेंडर का लाभ लिया है, जिस प्रकार से गत 10 वर्षों में भारी रूप में एलपीजी सिलेंडर्स का प्रभाव देश में बढ़ा है और जिससे हमारी माता बहनों को निजात मिली है। रोज जाके लकड़ी इकट्ठी करना, दूर जाके समय बिता के लकड़ी लाना, चूल्हे पे अपना खाना बनाना और उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी जो परिणाम पड़ता है, उन सब से मुक्ति पाते हुए हमारी माता बहनों को प्रधानमंत्री जी ने 2016 से लेकर आज तक लगभग सैचुरेशन लेवल तक जितने आवेदन आए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन के, मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन के, लगभग उन सभी बेनिफिशियरीज को अब तक एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन मिल चुका है और अब उनको 1 वर्ष और 300 रुपए की छूट दी जाएगी अपने सिलेंडर के ऊपर और हर वर्ष वो 12 सिलेंडर तक सब्सिडाइज कीमतों पर ले सकते हैं। इस पे लगभग 12,000 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से व्यय अनुमानित है और इसके कारण हमारे उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को सस्ता 300 रुपए सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। दिल्ली में अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 603 रुपए मात्र में उपलब्ध होगा। मैं समझता हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये एक बहुत अच्छी सौगात हमारी माता बहनों तक पहुंचेगी और इसका देश में सभी हमारी उज्ज्वला की बहनें स्वागत करेंगी। दूसरा एक बहुत अहम निर्णय आज की कैबिनेट में लिया, एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए की व्यय से एक बड़ा ही एम्बिशियस इंडिया एआई मिशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को और इसमें जो इनोवेशन जो शोध हो रहा है उसके पूरे इकोसिस्टम को और प्रोत्साहन देने के लिए
7 प्रमुख अंश पर ध्यान देते हुए एक इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है और इस एआई मिशन के क्रियान्वयन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से जो आज देश और विश्व में प्रगति हो रही है, उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो काम हो रहा है, जो सॉल्यूशंस पे विकास हो रहा है, उसको और बल देने के लिए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को और तेजी से विकसित भारत में करने के लिए ये बड़ा ही बहुमुखी कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया एआई मिशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में संपन्न ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इंडिया एआई मिशन के विजन को रखा गया था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इनोवेटर्स हैं, जो नई शोध करते हैं, उनको और आगे काम में सहूलियत देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बड़े पैमाने पे एडॉप्ट करने के लिए और इस क्षेत्र में टैलेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे युवा युवती हैं उनके टैलेंट को बढ़ाने के लिए कई अलग अलग पहलुओं को इस इंडिया एआई मिशन में जोड़ा गया है। इसका एक बड़ा प्रमुख अंग ये रहेगा कि एक हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को विकास करने के लिए जो कंप्यूट फैसिलिटी चाहिए होती है, जो कंप्यूटिंग की कैपेसिटी देश में निर्मित करने की आवश्यकता है, उस कंप्यूटिंग कैपेसिटी के लिए लगभग 10,000 से अधिक जीपीयूज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देश में उपलब्ध कराया जाएगा और एक प्रकार से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट प्लेस डिजाइन की जाएगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सर्विस के रूप में, सेवा के रूप में उपलब्ध कराएगी, जिससे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे एआई के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लाभ मिलेगा, हमारे यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा और ये 10,000 से अधिक जीपीयूज जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी भारत में निर्मित करेंगे, इससे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को एक बड़ी छलांग आगे के दिनों में मिलने जा रही है। इसके अलावा 2-3 इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जो बड़े पैमाने पे लार्ज मल्टीमोडल मॉडल एलएमएम के मॉडल पे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहन देने के लिए एक क्रिटिकल सेंटर्स के रूप में और डोमेन स्पेसिफिक फाउंडेशनल मॉडल के रूप में बनाए जाएंगे, जिसका लाभ पुनः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े रूप में भारत में स्थापित करने में लाभ दिया जाएगा। इंडिया एआई डेटा सेट्स का प्लेटफॉर्म भी एक क्रिएट करने का प्रस्ताव है, जो स्ट्रीमलाइन करेगा कि नॉन पर्सनल जो डेटा है वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के लिए उपलब्ध हो सकता है। ये यूनिफाइड डेटा प्लेटफॉर्म वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डेवलप किया जाएगा और जो नॉन पर्सनल डेटा है वो भारत के स्टार्टअप्स को और रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने का ये एक अहम कदम है। इसी के साथ साथ इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसमें एआई की एप्लीकेशंस को क्रिटिकल सेक्टर्स में, जो बहुत अहम सेक्टर्स हैं देश के विकास यात्रा में, उसमें जो जुड़ी हुई
स्टार्टअप्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए सरकार के माध्यम से या अलग अलग क्षेत्रों से जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएंगी, उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्यूशन निकालने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसमें आगे तेज गति से काम हो, जो भारत की विकास के लिए और भारत में जो बदलाव आ रहा है, जिस प्रकार से भारत तेज गति से विकास की तरफ बढ़ रहा है, उसमें भी बड़े पैमाने पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम सहयोग ले पाएंगे। एक अहम भूमिका इसमें स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की है, जो भारत के नौजवानों को, युवा युवतियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में स्किल्स, फ्यूचर स्किल्स डेवलप करेगा और अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी लेवल के एआई के प्रोग्राम्स इसके तहत डेवलप किए जाएंगे और टियर 2 और टियर 3 शहरों में, जो मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है लेकिन थोड़े रिमोट एरियाज में जो शहर और टाउन्स हैं, उसमें इसका एक इम्पैक्ट हो और फाउंडेशनल कोर्सेज अवेलेबल हों, इसकी एक पहल इस मिशन के तहत की गई है। साथ ही साथ नए स्टार्टअप्स को फाइनेंसिंग के लिए इसमें एक पिलर रखा गया है, जो विशेषकर डीप टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्टार्टअप्स हैं, उनको अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग देने का काम करेगा। और अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग अधिकांश स्टार्टअप्स के लिए दिक्कत होती है, उपलब्ध नहीं रहता है। मैं समझता हूं कि ये अर्ली स्टेज और ग्रोथ स्टेज पर जो फाइनेंसिंग इस मिशन द्वारा उपलब्ध होगी, इसकी एक अहम भूमिका रहेगी डीप टेक स्टार्टअप्स को सुविधा देने के लिए। और अंत में सेफ और ट्रस्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसमें प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे, जो उपलब्ध कराएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स के लिए भारत में टूल्स और फ्रेमवर्क्स और इनोवेशन के लिए एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क भी डेवलप करने का काम करेगा। मैं मानता हूं ये जो इंडिया एआई मिशन है, जिसपे लगभग 10,372 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, ये भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव काम करेगा आगे चल के। एक तीसरा अहम निर्णय जो आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, वो था कच्चे जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो समर्थन मूल्य है, उसको बढ़ाने का 285 रुपए प्रति क्विंटल, यानी लगभग 5.6% वृद्धि की गई है जूट के कीमतों में। और पिछले 10 वर्ष को अगर देखें तो लगभग 122% वृद्धि जूट के एमएसपी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में की गई है, जो लगभग 3,000 रुपए की वृद्धि है। आज से 10 साल पहले जो 2,400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी था, वो आज 5,335 रुपए, यानी लगभग 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि 10 वर्ष में 122% की गई है, जिसका लाभ 40 लाख जूट किसानी परिवारों को सीधा मिलेगा। और इसी के साथ साथ लगभग 5 लाख जो कर्मचारी जूट मिल्स में काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिला के, इन 5 लाख कर्मचारियों के परिवारों को भी इसका लाभ आगे चल के मिलेगा। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अगर एमएसपी से कम हो जाते हैं जूट की कीमतें, तो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको खरीदती है किसानों से, जिससे उनको कभी भी नुकसान ना हो पाए। ये जो 5,335 रुपए निर्धारित एमएसपी है जूट का, इसका कई राज्यों में लाभ होगा जूट के किसानों का। और ये जो खर्च होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इससे लगभग 65% अधिक है। इट इज द कॉस्ट प्लस 65%, जिसका लाभ
लगभग 40 लाख किसान परिवारों को आगे चल के होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि इस निर्णय से खास तौर पे पूर्वी भारत में हमारे जूट किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और इसका लाभ आगे चल के जूट क्षेत्र में और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी और ज्यादा प्रोत्साहन देने का काम ये जूट की एमएसपी के वृद्धि से होगा। इस वृद्धि से सबसे अधिक लाभ पश्चिम बंगाल को होगा और इसी के साथ साथ अलग अलग जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र हैं, बिहार, आसाम और उड़ीसा, इन सब पूर्वी जो प्रदेश हैं, इन चारों पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा चारों पूर्वी प्रदेशों में इसका बड़े पैमाने पे लाभ हमारे जूट के किसानों को मिलेगा। चौथा एक बड़ा निर्णय जो आज लिया गया है वो है पूर्वांचल के 8 प्रदेशों में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन 8 राज्यों के लिए एक उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए उन्नति 2024 योजना को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम उन्नति, जिसमें उद्योग और सेवा सर्विसेज सेक्टर को भी जोड़ते हुए 10,000 करोड़ से अधिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा। इसमें एक अहम कड़ी जोड़ी गई है जो पहले की स्कीम्स में नहीं थी कि इसमें जो 60% व्यय है, लगभग 6,000 करोड़, ये अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, जिससे हमारे जो उन्नति के लाभार्थी, जो इस योजना के लाभार्थी हैं उन्नति के, ये सभी प्रदेशों को, आसाम हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, सभी प्रदेशों को 60% को डिवाइड किया गया है। नीति आयोग के सुझाव पर अलग अलग राज्यों के लिए एक विशेष मिनिमम एलोकेशन दी गई है, जिसमें आसाम को 2,434 करोड़ रुपए, अरुणाचल प्रदेश को 908 करोड़ रुपए, मणिपुर में 334 करोड़ रुपए, मेघालय में 645 करोड़ रुपए, मिजोरम में 453 करोड़ रुपए, नागालैंड में 327 करोड़ रुपए, सिक्किम में 514 करोड़ रुपए और त्रिपुरा में 386 करोड़, कुल 6,000 करोड़ स्पेसिफिक एलोकेशन की गई है इन सब राज्यों की। और बाकी जो 4,000 करोड़ है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इन सभी राज्यों में उपलब्ध रहेगी। ये स्कीम नीति आयोग ने पूरी तरीके से पुरानी स्कीमों को स्टडी करके कोशिश की है कि सभी उत्तर पूर्व पूर्वांचल में सभी राज्यों को इसका लाभ मिले। इसमें 2 प्रकार के जोन बनाए गए। जोन ए जो थोड़े अभी भी आगे इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और जोन बी जो उद्योग क्षेत्र में अभी तक विकास नहीं कर पाए, थोड़े बैकवर्ड रहे हैं, इन सभी को इसका लाभ मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए रखी गई है। सर्विस सेक्टर में मिनिमम इन्वेस्टमेंट मात्र 50 लाख रुपए रखी गई है। और सर्विस सेक्टर में बिल्डिंग में भी जो निवेश होता है वास्तु खड़ी करने में, उसको भी जोड़ा जाएगा। और कोई एक यूनिट को अधिक से अधिक लाभ इसमें 250 करोड़ रुपए तक निर्धारित किया गया है मैक्सिमम। इसमें 3 प्रमुख अंश हैं। एक है कैपिटल इंसेंटिव, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, जिसपे 2,146 करोड़ रुपए रखे गए। एक है सेंट्रल कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन इंसेंटिव, जिसमें 1,156 करोड़ रुपए रखे गए। 3% उनमें जो लोन लेंगे उस पर 3% की छूट दी जाएगी।
और तीसरी कड़ी है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें 6,435 करोड़ रुपए रखे गए, जो नए यूनिट्स पूर्वांचल में लगेंगे। इन नए यूनिट्स को जो नेट जीएसटी पेमेंट करते हैं, उसको 10 वर्ष की अवधि में जोन ए में 75% जो निवेश वो प्लांट एंड मशीनरी में करें, और जोन बी में पूरी जो इन्वेस्टमेंट करें प्लांट एंड मशीनरी में, उसका 100% नेट जीएसटी जो पे करें उसका रीइंबर्समेंट दिया जाए। मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा लाभ पूर्वांचल के 8 राज्यों को इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने के दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये स्कीम को बनाया गया, और इसका लाभ आगे आने वाले दिनों में हमारे पूर्वांचल के इंडस्ट्री के क्षेत्र को बड़े रूप से मिलेगा। इसकी आखिरी अवधि 31 मार्च 2026 रहेगी इसमें रजिस्ट्रेशन की, और फिर आगे चल के 10 वर्ष तक ये लाभ हमारे उद्योग और सेवा क्षेत्र के लोग इसका लाभ ले पाएंगे। इसमें एक पॉजिटिव लिस्ट भी रखी गई है जिसको अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, और एक नेगेटिव लिस्ट रखी गई है जिसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको इसमें नहीं कवर किया जाएगा। ये दोनों जो लिस्ट है इसकी जानकारी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध कर दी जाएगी। तो जैसे मैंने कहा, ये उन्नति योजना में सेंट्रल इंटरेस्ट सबवेंशन भी रहेगा। सेंट्रल कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन के माध्यम से लोगों को ब्याज के दरों में भी छूट मिलेगी, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज लिंक करते हुए जीएसटी रिम्बर्समेंट, नेट जीएसटी रिम्बर्समेंट और इनिशियल कैपिटल सब्सिडी, ये तीनों अंश जोड़ते हुए उन्नति स्कीम हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में उद्योग जगत को और गति देने का काम करेगी। मित्रों, एक 5वां फैसला डियरनेस अलाउंस को लेके मंत्रिमंडल ने किया है। इसके तहत मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डियरनेस अलाउंस मिलता है, और जो पेंशनर्स हैं जिनको डियरनेस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 24 से ये 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा, और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। इसके अलावा एक और लाभ जो इससे जुड़ा हुआ है, अब डीए कुल मिला के 50% हो गया, 46 से बढ़कर 4% जोड़ के 50% हो गया। तो इसके कारण अब जो हाउस रेंट अलाउंस हमारे कर्मचारियों को मिलता है, उसकी मूल वेतन का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी 27, 18 और 9% से बढ़ के 30, 20 और 10% दिया जाएगा। यानी हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि की गई है, और इसी के साथ साथ कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे ग्रेच्युटी की सीमा अब 20 लाख से बढ़ के 25 लाख कर दी गई है। अलग अलग जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे, उसमें भी बेनिफिट को बढ़ाकर 25% अब बढ़त, बाकी सब भी जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे, उन सब बेनिफिट्स में भी 25% की वृद्धि कर दी गई है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसका जो कुल फायदा
हमारे कर्मचारियों को होगा, इसका भार लगभग 15,000 करोड़ रुपए जनवरी 2024 से लेके फरवरी 2025 तक, यानी 15,000 करोड़ का सीधा लाभ हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। इसके अलावा अलाउंसेस में जो वृद्धि की गई है, इससे 9,400 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। तो कुल मिला के दोनों लगभग 24,400 करोड़ हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को इस महत्वपूर्ण निर्णय के कारण मिलेगा। मैं समझता हूं देश भर में सभी सरकारी पेंशनर्स और कर्मचारियों को इसका एक बहुत बढ़िया लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में लिया। और एक आखिरी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया गोवा राज्य के संबंध में। गोवा में अभी तक जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनके लिए अभी तक कोई रिजर्वेशन नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पे कई सारे निर्णय लेते हैं, विशेषकर उन समाज के लिए जो वंचित रहे, पीड़ित रहे, समाज में अपना सही स्थान ग्रहण नहीं कर पाए। गोवा में एक ऐसी विशेष परिस्थिति थी कि सेंसस के आंकड़ों के जो जब डिलिमिटेशन हुआ था, उसके कारण शेड्यूल्ड ट्राइब्स में संख्या बहुत कम होने के कारण गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब की कोई रिजर्वेशन नहीं थी। लेकिन उसके बाद नई ट्राइब्स को जोड़ा गया। कुनबी, गावड़ा और वेलिप, ये 3 नई शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सूची में जोड़ने के कारण अब गोवा की जो अनुमानित जनसंख्या में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या है, वो काफी बड़े पैमाने में उसमें वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमानित है कि अभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन लगभग 1.5 लाख गोवा में हो गई है, परंतु उनकी कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। उसको मद्देनजर रखते हुए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि आगे चल के एक नया कानून लाया जाएगा संसद में, जो एम्पावर करेगा कि सेंसस कमिश्नर जनसंख्या का जब आधार बनाए, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स गोवा में कितनी हैं उसका भी सेंसस कमिश्नर नोटिफाई करे, क्या पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाएगा कि वो डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 2008 में संशोधन करके गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन का लाभ देने का काम करे। और इसके लिए जो भी रिवाइज पॉपुलेशन फिगर्स होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए अनुसंधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 170 और 332 के तहत और सेक्शन 8 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत ये डिटरमिन करें कि कितनी सीटों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व करना आवश्यक है। तो ये मुझे लगता है कि गोवा की कई वर्षों की डिमांड थी। माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने भी इस विषय में सरकार को लगातार पत्र व्यवहार किया है। सरकार का ध्यान इसके तरफ लाया गया है और इसको आज केंद्र सरकार ने स्वीकृत करते हुए नया एक विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को संसद में प्रस्तुत करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया।
ये 6 प्रमुख निर्णय मैंने आपके समक्ष रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for the elaborate briefing, sir. Now it's open for questions. We can begin from the front row. Hello, sir. This is Rishi from Business Line. Sir, now since DA has gone to 50% of basic, for the next revision exercise, would DA be merged with the basic pay, sir? That is a decision that the pay commission takes. Sir, at the 7th pay appropriate commission time. has already indicated on this, so that's why, sir. For the present, the cabinet has decided, A, the increase of 4%, and since the increase has gone up to 50%, the consequential increase in HRA, which will now increase from 9 to 10%, from 18 to 20%, and 27% to 30%. Similarly, gratuity upper ceiling will increase to 25 lakhs, and all the other benefits that were being received, they will all go up by 25%. So those will be the consequential changes of this increase in 4%. Next, CNBC, Lakshman Roy. सर मैं लक्ष्मण सीएनबीसी से दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो जो उन्नति स्कीम को मंजूरी दी गई है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहले से इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने की कुछ योजनाएं चल रही हैं, क्रेडिट इंसेंटिव वगैरह होता है, क्या उससे अलग होगा या फिर वही है, उससे उसको इसमें शामिल किया जाएगा? मतलब एक इंडस्ट्री क्या दोनों स्कीम का बेनिफिट ले सकती है क्या? दूसरा, इंडिया एआई मिशन के तहत एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर 10,000 से ज़्यादा बनाने का प्लान है। इसमें जो कहा गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होगा, इसमें क्या प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि वो इसमें आए, ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? उन्नति स्कीम 2024 पूरी तरीके से नए स्वरूप में बनाई गई है और एक इंडस्ट्री को जो पहले बेनिफिट ले चुकी है उसको नई स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट लेने की परवानगी नहीं होगी। जो पुरानी स्कीम के लाभार्थी हैं वो पुरानी स्कीम के हिसाब से लाभ लेंगे। इस नई स्कीम में कुछ नए पहलू जोड़े गए हैं जिससे जो भी हमारे अनुभव रहे उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की गई है कि ज्यादा इसका प्रभाव क्षेत्र पूरे उत्तर पूर्व में, पूर्वांचल में, सभी राज्यों में देखने को मिले, सभी को इसका लाभ मिल सके। इसमें सेवा क्षेत्र को बड़े रूप में जोड़ा गया है और पहले जो पाया गया था खासतौर पे 2007 की स्कीम में कि कुछ ही क्षेत्र इसको कॉर्नर कर लेते थे या पूरे लाभ को कुछ ही कम क्षेत्रों में ही जाता था, या कुछ कंपनियां निवेश कम करते हुए बड़े पैमाने पर लाभ ले लेती थी। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र में लाभ को 60% स्कीम को एक बहुत ही इलैबोरेट मैट्रिक्स के नाते पॉपुलेशन को देखते हुए, उसका डेवलपमेंट कितना हो चुका है उसको देखते हुए, अलग अलग पहलू को रखते हुए एक मैट्रिक्स नीति आयोग ने बनाया जिसमें पॉपुलेशन भी देखी, स्टेट का एरिया देखा, उसकी स्टेट की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखी, फॉरेस्ट कवर देखा, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर देखी गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट कितना होता है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक मैट्रिक्स बनाया और उस मैट्रिक्स के तहत सभी 8 राज्यों में 60% को डिवाइड किया गया। जहां तक एआई मिशन की बात है, उसमें अवश्य प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की पार्टनरशिप को प्रोत्साहित किया जाएगा। एआई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा निजी क्षेत्र ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, तेज गति से विकास कर रहा है और विश्व पटल पे आज हमारे जो युवा युवती हैं उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उसको बहुत अहमियत मिल रही है। और मेरा विश्वास है कि ये जो आज भारत एआई मिशन को स्वीकृति दी है, इससे एक बहुत बड़ा छलांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में भारत भी करने जाएगा, विशेषकर रिसर्च और इनोवेशन के लिए, विशेषकर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए और कंप्यूट कैपेसिटी जिसका अभाव है आज भारत में, उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब जीपीयूज 10,000 से अधिक जीपीयूज भारत में लाए जाएंगे, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसका भी एक बड़ा अहम भूमिका रहेगी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने। Yeah, sir, Prakash Pedashi from ET Now.
My question is on AI mission, for which the cabinet has approved 10,000 crore rupees. Sorry? AI mission. The question is, sir, how this amount will be spent? Other than the public-private partnerships, will it be spent in a way like interest subvention scheme or some waiver? So how these amount are going to be spent? Today, the Union Cabinet has approved the AI mission and the capital outlay. We'll be coming out with scheme guidelines and notifying the selection process. It will be completely competition-based with equal opportunity for everybody to participate. We will be encouraging the research and innovation institutes to play an important role. Our startups will play an important role in the proliferation of AI across the nation. And overall, the effort is to make sure that we can democratize the spread of artificial intelligence. More and more stakeholders can get the benefit of the AI mission. Therefore, 7 different areas in which the government will be participating have been drawn up, and in those 7 areas, we will be having guidelines how the AI compute capacity beneficiaries will be selected in a competition mode, where the AI innovation centers will come up based on the demand, how the data sets platform will be created so that voluntarily and with the involvement of private companies also and stakeholders in different areas, we can encourage the deep tech mission in India. AI future skill development will be taken up through undergrad, grad and postgrad programs in reputed universities by supporting access to AI courses. All of these are based on transparent mechanisms to strengthen a safe and trusted AI framework. Next question, Zee Business. Point. सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर मेरा सवाल भी एआई मिशन को लेकर है। सर ये जो 10,000 करोड़ है, ये बजट के अंदर जो 1 लाख करोड़ का जो फंड बनाने की घोषणा की थी, क्या उसी का पार्ट है? और दूसरा सर, इससे कोई एक असेसमेंट किया है कि कितना जॉब क्रिएशन ये एआई मिशन के थ्रू हो सकता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे ये बात बताई है कि इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, नए शोध को भारत सरकार बड़े पैमाने पे प्रोत्साहन देना चाहती है। उसी के अंतर्गत हम अलग अलग इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मिशंस देश में लेके आए हैं। अभी भी आप देखें तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स का एक मिशन चल रहा है। अभी भी आप देखें तो बायोटेक डिपार्टमेंट, बायरैक, अलग अलग मिशन चला रहे हैं। ऐसे ही बजट में 1 लाख करोड़ रुपए के एक इनोवेशन फंड का माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया था। उसकी गाइडलाइंस अब तैयार हो रही हैं और बाहर पेश करी जाएंगी। वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रस्तावित है। और ये जो एआई मिशन है, ये एआई मिशन अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र को और प्रोत्साहन करने के लिए आज 10,372 करोड़ रुपए के साथ 7 पहलू को लेके देश के समक्ष रखा गया। So next question from the right side, PTI. I just wanted to know, you just enumerated about the Unnati scheme for the northeastern sector, envisaging 10,000 crore incentives for promotion of industry in all the 8 northeastern states. You mentioned that the target is to receive applications around 2,180 applications with employment generation opportunities of around 1 lakh or 80,000. What is the envisaged capital that investment that you propose to get from this scheme? Well, very clearly, the Northeast is an area which has, over the last 10 years, received specific focus from the Government of India in a variety of ways, whether it is the implementation of large infrastructure projects, whether it's promoting
high-tech industry and hydropower generation projects, special incentives for our MSMEs in the Northeast. We've been, over the last 10 years, focusing on creating single window clearance mechanisms, and we have found very good results in terms of infrastructure development, in terms of our ability to attract investments in the Northeast, and therefore it was decided that we will now have a scheme which will, in the next 10 years, provide an opportunity for new investments to come in the donor region, and then thereafter we'll have an extended period of 8 years when the committed liabilities will be paid out in the form of net GST reimbursement. We have kept a very substantial outlay of nearly 10,000 crores, and the idea is that this entire scheme will help catalyze thousands of crore rupees of investment. It will depend on, we have not kept a limit to each of these sectors. It will depend on the type of investment that comes in. Our effort is to promote high-tech or service-related investment where the capex is lower but the job generation is higher. Our effort is to promote tourism, which will also entail a lot of indirect jobs which are not counted in the 1 lakh jobs that have been highlighted in the scheme. Our effort is to also ensure that the MSME sector gets significant benefits. Therefore, if you will observe, we have kept an upper limit of 5 crore in Zone A and 7.5 crore in Zone B with, for the capital investment subsidy. The idea being that capital incentive investment should not get cornered only in a few units, and we try and make sure that it is expanded across the region, across the different districts of the region, and more companies can get the benefit of this capital outlay. Our estimation is that this will catalyze investment in excess of 50,000 crores in the next few years, and this will have a significant impact in terms of promoting industrialization, and the net GST payment that will be collected by the northeastern states will also see a significant boost. The larger units will have a cap on the incentive, and therefore the overall outlay will be restricted to about 10,000. Thank you, Minister Sir. With that, we close this evening's cabinet briefing. Thank you, everybody. तो ये थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो केंद्रीय कैबिनेट ने जो आज बड़े 6 फैसले लिए हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे थे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए उज्ज्वला योजना को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी 31 मार्च 2025 तक उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी हैं इसका लाभ मिलता रहेगा। वहीं एआई मिशन के तहत करीब 10,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं तीसरे बड़े फैसले में कच्चे जूट का एमएसपी बढ़ा दिया गया है। पिछले 10 साल में ये 122% की इसमें वृद्धि की गई है और अब 5,335 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी जूट का कर दिया गया है। इससे बंगाल के किसानों को लाभ मिलेगा, बिहार और ओडिशा और असम के किसानों को भी लाभ मिलेगा। वहीं नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई गई है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। डीए अलाउंस 4% की वृद्धि के साथ अब 50% हो गया है। इससे 50 लाख कर्मचारियों को और 68 लाख पेंशनर्स को सीधे लाभ मिलेगा। डीए जब 50% होता है तो अपने आप एचआरए भी बढ़ जाता है और ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ाई गई है। वहीं छठे बड़े फैसले में गोवा में आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षण का ऐलान किया गया है। तो कैबिनेट के बड़े फैसले थे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे न्यूज़ नाइट।